हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश 3.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट सैयद हैदर रज़ा। डियर चिल्ड्रेन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर करिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पे जो सैयद हैदर रज़ा है ना, ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और इनकी पेंटिंग ऐसा कुछ नेचर को कुछ ऐसा देख के, जैसे कि रिवर हो, ट्रीज़ हो, या फिर ह्यूमन के कुछ ऐसे ह्यूमंस के आर्ट को ऐसा देख के बनाया जाए, ऐसा कुछ वो नहीं बनाते थे। इनके आर्ट में ना कुछ ट्रायंगल, स्क्वायर, आपको पता चलेगा लेसन के थ्रू हम समझ लेते हैं ये इनके आर्ट में क्या है, कैसे ड्राइंग ये करते थे। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, सैयद हैदर रज़ा, पॉपुलरली नोन एज राजा, वॉज अ रिनोन्ड इंडियन आर्टिस्ट। ये है ना बच्चों, पॉपुलरली मतलब लोकप्रिय थे, सब लोगों में जाने जाते थे। किस नाम से? रज़ा नाम से, रज़ा, ठीक है। और ये बहुत जाने माने, रिनोन्ड, एकदम जाने माने इंडियन आर्टिस्ट थे। ओके, एकदम साधारण नहीं, बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस आर्टिस्ट थे। सिंपल ज्योमेट्रिक शेप, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस, captivating compositions, these are some of the characteristic feature of his paintings। इतना समझ लेते पहले बच्चों। इनकी पेंटिंग में आपको ऐसा, जैसे आप ज्योमेट्री करते हो ना, सर्कल बनाओगे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें इनकी पेंटिंग में मिलती है। और इनकी पेंटिंग जो कलर है ना, एकदम स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मतलब एकदम अट्रैक्टिव। ये जो कलर यूज़ करते थे ना, एकदम स्ट्राइकिंग कलर मतलब एकदम अट्रैक्टिव कलर यूज़ करते थे। इनके कलर का कॉम्बिनेशन बड़ा ही बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। और कैप्टिवेटिंग कॉम्पोजिशंस, उसमें जो जो चीज़ें, जो उनका पूरा मिक्सचर था ना, कॉम्पोजिशन मतलब पूरा जो मिक्सचर था वो ऐसा था, जब कलर कर देते थे ना तो ऐसा मतलब नज़र को कैप्टिवेटिंग मतलब बच्चों, जो चीज़ हम देखते हैं हमारी नज़र वहीं पे थमसी जाती है, बस अटक जाती है, नज़र हटती नहीं वहाँ से कि वाह कितना सुंदर है, बस आप देखते जाओ, ऐसा कैप्टिवेटिंग। अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं। और यही सब इनके ये फीचर थे इनकी पेंटिंग के, इनके जो खासियत थी इनकी पेंटिंग की। आगे क्या है? एंड सो आर द कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज। अच्छा, इसके लिए इनके जो कलर मोस्टली पता है क्या है? कलर ब्लू एंड ऑरेंज कलर यूज़ करते थे। यू विल फाइंड देम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग। मोस्टली आपको ना इनके हर पेंटिंग में आपको ये ब्लू और ऑरेंज कलर आपको मिल ही जाएंगे। None of his paintings depict lifelike human figures और कॉपीज़ ऑफ सीन्स फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि इनकी पेंटिंग में ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई अच्छा सीन दिखा तो वो इन्होंने बना दिए, माउंटेन्स है, ट्रीज़ हैं, बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता था। या फिर कुछ ऐसा ह्यूमन का नहीं रहता था कि कुछ इंसान का कुछ फिगर बनाया हो, ऐसा नहीं रहता था। ओके, कि इन्वायरमेंट में जो दिखा वो बना दिए, ऐसा नहीं। हिज पेंटिंग बिलोंग टू द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। इनकी पेंटिंग्स एकदम भावनात्मक होती थी, एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल की होती थी। अभी आपको पता चलेगा ये कैसी भावनात्मक, मतलब इसको देखने के बाद कैसी एक फीलिंग से आती थी। सच पेंटिंग्स आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी वेट। यस, देखिए बच्चों, सच पेंटिंग आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर, दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड। ऐसी पेंटिंग जो ये बनाते थे, ऐसा नहीं कुछ बाहर का ऐसा चीज़ देख कर वो इंस्पायर होते थे तो बनाते थे, ऐसा नहीं। ये अंदर से आती थी, जब ये अपने माइंड के अंदर झांकते थे, पीप मतलब झांकना होता है, अपने माइंड के अंदर, ठीक है। ये कब होता है बच्चों? ऐसा आर्ट, ऐसी ड्राइंग कब बनती है? जब एक कलाकार अपने दिमाग में एकदम अंदर जाके झांकता है ना, तब जाके ओरिजिनेट होता है, बनता है ऐसी ड्राइंग, ठीक है। दे आर मेड बाय अरेंजिंग सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, लाइन्स, डॉट्स इन डिफरेंट कॉम्पोजिशन यूजिंग इफेक्टिव टेक्निक्स ऑफ अप्लाइंग
paint attractive color combinations, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. बच्चों ये टाइप के जो कलाकार होते हैं ये सर्कल यूज़ करते हैं। और देखो जैसे किसी ये ऊपर है, ये देखो सब कैसा ट्रायंगल, ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ यूज़ करते थे। देखो स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइंस का यूज़ होता था, डॉट का यूज़ है, कहीं पे ऐसा डॉट है, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा डॉट कर दिया, अब यहाँ से इन्होंने कुछ ऐसे 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 कुछ बना दिया, कुछ ऐसे सब, ठीक है। जो मतलब मैं बहुत रफली बना रही हूँ। तो ये सब चीज़ कहीं पर ऐसे गोल, फिर सर्किल आ गया, तो यहाँ पे जो भी बनाते थे ज्योमेट्रिकल हुआ करता था। आई बात समझ में। और कलर कॉम्बिनेशन तो पूछो ही मत कैसा, कहीं कहीं पे बहुत बैलेंस बना के रखते थे और कहीं कहीं पे कुछ चीज़ों का ऐसा इम्बैलेंस रहता था, बैलेंस वहाँ पे नहीं रहता था, खाली जगह रहते थे वहाँ पे, दूसरी जगह पे इम्बैलेंस रहता था, कलर का बैलेंस नहीं रहता था, कहीं कहीं पे बैलेंस अच्छा से रहता था। तो रज़ा फाउंड हिज पेंटिंग्स थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट एंड इट्स हेरिटेज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड फिलोसफी। बच्चों रज़ा को ये जो पेंटिंग है ना, अपनी स्टडी, इंडियन आर्ट की स्टडी करने पे मिला, और कुछ तो उनको क्या है ना, उनको विरासत में मिली है। ओके, बहुत मतलब सांस्कृतिक, जैसे देखो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मतलब वैसे होता है हिंदी में सांस्कृतिक संदर्भ, है बस हमने। फिलोसफी मतलब होता है डीप नॉलेज। ये सब चीज़ें मिलती थी इनकी पेंटिंग में, और ये सब जब उनको मिला ना तो ये खुद ऐसे कलाकार बन गए। मतलब ये जो कलाकार बने, ये इंडियन आर्ट की स्टडी इन्होंने की थी, और बाकी कलाकारी इनको ऐसे विरासत में मिल गई थी। आई बात समझ में। तो जो इनको ये सब अपने बचपन में जो है बहुत सारी चीज़ें उनको दिखती थी, अच्छी चीज़ें, उनके भाव ऐसे बनते थे, तब वो ऐसा बनाना चालू किए। हिज पिक्चर सेम टू रेडिएट पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम। उनके जो पिक्चर है ना, सेम मतलब प्रतीत होना, ऐसा लगना, कैसा, टू रेडिएट पीस, रेडिएट मतलब बच्चों स्प्रेड करना, फैला देना। उनके जो पेंटिंग है तो उनके जो पिक्चर है ना, ऐसे जैसे पीस, शांति और लाइफ उसी समय, जैसे अगर उनकी पेंटिंग को देखें ना तो ऐसा लगता था उसमें कुछ लाइफ निकल रही, कुछ जीवन, जैसे वो बोल रहा है, वो पेंटिंग जैसे कुछ कह रहा हो, उसमें लाइफ हो। अंडरस्टूड। वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट। ये सब जो है ना, ये जो पेंटिंग है ना, हम महसूस करते हैं कि पेंटिंग क्या है, एक विजिबल फॉर्म है। विजिबल मतलब देखने की चीज़ जो है, जो जिसे देखा जा सके। जो डीप थॉट है ना, हमारे जो अंदर थॉट रहती है ना, वो थॉट पेंटिंग के थ्रू हमें दिख जाती है। आई बात समझ में। भाई थॉट तो इनविजिबल है ना, लेकिन वो विजिबल कर देते थे उसको, ऐसा पेंट करके, बना के, ड्रॉ करके, कलर दे के। आई बात समझ में। इसके लिए बोल रहे हैं कि उसमें लाइफ हुआ करती है। Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do. बहुत कम पेंटिंग बोलती है, बातचीत करती है, कम्युनिकेट करती है सबसे, बहुत कम। जैसे कि देखो व्यूवर्स जो लोग हैं, जो देखते हैं किसी पेंटिंग को ना, तो सारी पेंटिंग थोड़ी बोलती है, बोलती मतलब टॉक नहीं करना, जैसे ऐसे लगता है कि हाँ इसमें कुछ लाइफ है यार, कुछ कहना चाहती है पेंटिंग। तो ऐसी पेंटिंग बहुत कम होती है, जैसे कि रज़ा की पेंटिंग बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, ऐसे उसमें लाइफ होती है, कम्युनिकेट करती है व्यूवर से। लेट्स सी। रज़ा वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन मध्य प्रदेश। एक छोटे से गांव में, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे रज़ा। ही बिगेन टू पेंट फ्रॉम द एज ऑफ 12 ईयर्स के थे तब से ये पेंटिंग करना चालू किए थे। ही स्टडीड आर्ट एट द चित्रकला महाविद्यालय एट नागपुर एंड देन एट द जे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई। ये तो समझ में आ गया आपको। चित्रकला महाविद्यालय जो कि नागपुर में था, वहाँ पे पढ़ाई की, और इसके बाद मुंबई में आर्ट इन मुंबई, जे स्कूल, ओके, जे स्कूल करके ऑफ आर्ट इन मुंबई में भी। लेटर बाद में कहाँ पढ़ाई की, कला की। ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट। उनको आर्ट से कितना प्यार था कि अभी भी पढ़ाई उनको भी कम लग रहा है, तो फिर वो कहाँ गए पूरी करने के लिए अपनी पढ़ाई कला की, फ्रांस। After a few years, he decided to settle in France,
कुछ सालों बाद ये डिसाइड कर लिए फ्रांस में सेटल हो जाने का। चलो भाई क्यों डिसाइड करते हैं, देखिए ही वॉन मैनी नेशनल एंड नो हिज वाइफ वॉज फ्रेंच, उनकी वाइफ फ्रेंच थी, ठीक है, मतलब किसी फ्रांस के रहने वाली लेडी से शादी कर ली थी उन्होंने। और क्या जीत गए थे ये, मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी इन्होंने जीता था। ही वॉज ऑनर्ड विथ ऑल द 3 पद्म अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये सब रेस्पेक्टिवली ये सारे इनको अवार्ड इन्होंने जीते। With all the awards and honors, his painting were exploring a spiritual metaphysical path. इनकी सारी पेंटिंग पता है ये सारे अवार्ड के साथ साथ देखो सब अवार्ड तुमको मिला, उसके साथ क्या है इनकी पेंटिंग एक्सप्लोर करती थी, ढूंढती थी क्या स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल पाथ, मतलब ज्ञान का रास्ता, स्पिरिचुअल मतलब भगवान से संबंधित ज्ञान का रास्ता, मेटाफिजिकल मतलब ज्ञान का रास्ता, वो ढूंढती रहती थी, एक्सप्लोर करती थी इनकी पेंटिंग, ऐसी मामूली पेंटिंग नहीं हुआ करती थी। ग्रेजुअली द बिंदु और पॉइंट केम टू बी द कोर ऑफ हिज पेंटिंग्स, धीरे धीरे बिंदु ऐसा बिंदु, ठीक है, बिंदु या पॉइंट कह लो, ठीक है, ये क्या हो गया इनकी पेंटिंग का कोर हो गया, मतलब इम्पॉर्टेंट एकदम सेंटर हो गया, एकदम मेन वही बात है। देखो पॉइंट ही इनकी पेंटिंग का इम्पोर्टेंस हो गया। ही डिस्क्राइब्ड हिज वर्क इन दीज वर्ड्स, ये अपने काम को इन शब्दों में डिस्क्राइब किए हैं। वो शब्द क्या है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा में जो ब्लॉक है ध्यान दीजिए। My work is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature and form which is expressed in color, line, space and light. इन्होंने बोला कि मेरा काम क्या है, इज़ माई ओन इनर एक्सपीरियंस, मेरा जो खुद का अंदर का जो अनुभव है ना, ठीक है, वो मेरा काम है और उसमें इन्वॉल्वमेंट है किसका, नेचर के रहस्य का, ठीक है, नेचर के रहस्य जो मिस्ट्रीज है बहुत सारे वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। एंड और किस किस इसका फॉर्म है जो कि जो कि कलर, लाइन, स्पेस और लाइट के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है, मतलब बताई जाती है। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरी जो पेंटिंग है ना, मेरी जो पेंटिंग है मेरी अंदर का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट है नेचर की रहस्य का, मिस्ट्रीज का, जो कि एक्सप्रेस की गई है कलर, लाइन, स्पेस और लाइट के थ्रू। ओके, जो इनके ड्राइंग के थ्रू वो चीज़, ड्राइंग और कलर के थ्रू इन्होंने जताया है अपनी इनर फीलिंग्स को। समटाइम्स एन आर्टिस्ट थॉट्स अपीयर टू बी टू कॉम्प्लेक्स और इवन कॉम्प्लिकेटेड व्हेन दे आर एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स। कभी कभी कैसा होता है, आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनके विचार कैसे प्रतीत होते, कैसे लगते, बड़े कॉम्प्लेक्स, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हम समझ ही नहीं पाते कि आर्टिस्ट क्या कहना, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। कैसे देखो, व्हेन दे आर एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, जब कभी कभी आर्टिस्ट अपने शब्दों को, कोई भी इंसान सोचो अपने शब्दों से कोई बात को बताना चाहता है तो वो नहीं बता पाता है। आई बात समझ में, उसको लगता है कि मुझे जो एक्सप्रेस करना था, जो मुझे बताना था, जिस चीज़ का मुझे जो चीज़ मुझे डिस्क्राइब करनी थी, वो कभी कभी वर्ड से नहीं हो पाते हैं। तो फिर क्या है, फॉर हिम द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ हिज वर्क। तो फिर क्या होता है पता है, उसके लिए इफ़ेक्टिव मीडियम एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का, उसका काम। तो एक कलाकार कैसे कम्युनिकेट करता है, हिज पेंटिंग्स, अपनी पेंटिंग से वो अपनी सारी फीलिंग्स को बता देता है, जता देता है, एक्सप्रेस कर देता है। जब वो अनेबल होता है, वर्ड्स में न कह पाता है जब भी न वो, तब वो क्या करता है, अपनी पेंटिंग के थ्रू अपनी भावनाओं को वो बता डालता है। ओके, रज़ा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी। रज़ा जो है ना एक महान, उनकी में बहुत क्रिएटिविटी थी, बहुत मतलब बहुत क्रिएटिव माइंड था, कुछ न कुछ नया नया करते रहते थे। हिज पेंटिंग्स आर वेरी
एक्सप्रेसिव, इनकी पेंटिंग बहुत एक्सप्रेसिव है, जैसे कुछ व्याख्या, कुछ डिस्क्राइब कर रही होती है, ऐसा होता है उनका पेंटिंग। उनकी पेंटिंग संभाल के रखी गई है, हालांकि वो नहीं इस दुनिया में। दिस ग्रेट आर्टिस्ट पास्ड अवे ऑन 23rd July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings। पहले हम यहाँ तक देखते हैं। ये महान कलाकार छोड़ के चले गए इस दुनिया को 23 जुलाई 2016 में, और अपने पीछे लेजेसी मतलब एक विरासत में छोड़ गए सेंसिटिव पेंटिंग्स। सेंसिटिव पेंटिंग्स क्यों कहा गया बच्चों, मालूम है? क्योंकि बहुत ही भावनात्मक होती थी इनकी पेंटिंग, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हुआ करती थी, फीलिंग्स को बयां करती थी। एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है, इसीलिए बोला गया है इनकी पेंटिंग बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल की होती है। ठीक है। अचीव थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पोजिशंस ऑफ लाइन्स एंड कलर्स। इनकी पेंटिंग जिसको क्या क्या इन्होंने अचीव किया थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब यूनिक, एकदम अजूबा, एकदम हट के उनका जो कॉम्बिनेशन होता था लाइन का, कलर का, बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। दैट डिपिक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पोजिशंस। डिपिक्ट जो रिप्रेजेंट करता है क्या, एकदम यूनिक कॉम्पोजिशन, एक गजब का मैचिंग, बहुत अलग कॉम्पोजिशन ये इनका पेंटिंग का हुआ करता था। चलो बच्चों गोंड आर्ट पढ़ते, इसका ही एक पार्ट है गोंड आर्ट। गोंड आर्ट भी देखो यही सब है। चलो देखते हैं क्या इसमें। गोंड आर्ट इज़ ए ट्राइबल आर्ट। गोंड आर्ट इज़ ए ट्राइबल आर्ट। गोंड आर्ट है एक आदिवासी कला। ट्राइबल मतलब आदिवासी, ओके, आदिवासी कला। It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India। चलो यहाँ तक देख लेते हैं। तो बच्चों ट्राइबल आर्ट का डेवलप्ड कब हुआ पता है? इट हैज़ डेवलप्ड, ये इसका विकास किया गया, इसको संभाला गया, बचा के रखा गया बाय द गोंड ट्राइबल पीपल। किसके द्वारा ये सब किसके द्वारा किया गया? गोंड ट्राइबल, ये जो गोंड आदिवासी है ना, इनके द्वारा। ये कहाँ रहते थे? ज़्यादातर ये रहते थे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा स्टेट्स, इंडिया के ये सारे स्टेट्स में ये रहते थे। इन्होंने ही बचा के रखा है गोंड आर्ट को। फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल टेल्स एंड mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years even before the other inhabitants came here। इनके जो पौराणिक कथा, मिथोलॉजी मतलब जो पुरानी कथाएं हैं, इसके हिसाब से ये पता चलता है, हमने ये सीखा, हमें ये पता चला कि ये हम इंडिया में हज़ारों साल पहले से यहाँ पे रहते थे। जब इंडिया में और दूसरे रहवासी आए ना, उससे कभी और पहले से ये रहते थे ये आदिवासी गोंड वाले। ठीक है। द गोंडी लैंग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगु और द्राविडियन लैंग्वेज। तो गोंडी जो लैंग्वेज है, जो ये लोग हैं ना, इनकी भाषा सिमिलर थोड़ा है तेलुगु से और द्राविडियन लैंग्वेज से थोड़ा मैच खाती है, सिमिलर है, थोड़ा सेम जैसा लगता है। ओके नेक्स्ट। गोंड आर्ट हैज़ स्प्रेड मेनली इन सेंट्रल इंडिया। ये ज़्यादातर जो है ना सेंट्रल इंडिया के एकदम बीच में, ठीक है, वहाँ पर फैला हुआ है, सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ है। ओरिजिनली पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन दी अर्थन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज। ओरिजिनली पीपल जो है ना क्या करते थे, पहले जो है ना लोग ड्रॉ करते थे पिक्चर्स को मिट्टी की दीवारों पर, घर के मिट्टी की दीवारों पर। पहले घर मिट्टी का हुआ करते थे ना, तो उनकी जो दीवारें हैं उस पर ये अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते थे। मोस्ट फोक आर्ट्स इन्वॉल्व नेचुरल टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग कलर्स एंड यूज ऑफ सेवरल मीडियम्स। अच्छा, फोक आर्ट मतलब लोक कला। लोक कला मतलब उस समय के पर्टिकुलर लोग जो हुआ करते थे। आई बात समझ में? जैसे फोक आर्ट्स है, फोक सॉन्ग होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है बच्चों, ये लोग ना ये कैसे बनाते थे, नेचुरल ट्रिक इनका था, नेचुरल ट्रिक। उस ज़माने में कोई ऐसा केमिकल्स वाले कलर तो थे नहीं,
तो ये लोग ना नेचर से ही कुछ चीज़ें मिला के बनाते थे, कुछ सेवरल मीडियम डालते थे उस, जिससे कि वो जिसके माध्यम से वो बना लेते थे। आगे आपको पता चलेगा किससे क्या यूज़ करते थे कलर के लिए। नेचुरल टेक्निक था इनका। They are transferred from generation to generation in a smoothly flowing process। और ये जो ट्रिक है इनका, ये जो टेक्निक है, नेचुरल टेक्निक जो है कलर करने का, ये इनके जनरेशन टू जनरेशन से, ये इन लोगों ने बनाया तो फिर उनके बच्चे, इन्होंने ऐसा कर लिया तो इन्होंने इनके बच्चे सीखे, फिर उनके बच्चे सीखे, ऐसे आगे जनरेशन टू जनरेशन चलता गया। गोंड आर्ट इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस। गोंड आर्ट इससे हटकर नहीं है। गोंड आर्ट इसी का हिस्सा है। आई बात समझ में? A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere। एक घर पे जब बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना रहता है ना, इससे एक प्लेजेंट, बहुत आनंददायक, प्लेजेंट मतलब बहुत बहुत हैप्पी फीलिंग आती है। एक बहुत हैप्पीनेस वाला एटमॉस्फेयर बन जाता है जब घर की दीवारों पर बहुत सुंदर डिज़ाइन होते हैं। ऑल्सो आर्ट इज़ ए मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग वॉट इज सीन। और हाँ, आर्ट एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है, जो कुछ देखा गया उसको प्रिजर्व कर लेना, संभाल लेना, रिकॉर्ड कर लेना। आई बात समझ में? जैसे आप कहीं घूमने गए हो, आपको कोई सीन बहुत पसंद आई और आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आप उसको वही चीज़ बना के रख दी। अब वो आपकी बहुत हैप्पी मेमोरी बन गई। आप जब मन करेगा तब उसे आप देख सकते हो, तो आपको याद दिलाएगा कि मैं वहाँ पे गया था तो क्या क्या देखा। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि आर्ट जो है ना रिकॉर्ड कर लेता है सारी चीज़ों को। आगे देखते हैं। In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw, and the colors with which you draw। अब देखो, folk art में क्या होता है, आपको खुद से कैनवास बनाना पड़ता है। मतलब आपको जिस पे कलर, जिस पे जो ड्राइंग करनी है ना, वो सरफेस आपको खुद से तैयार करना होता है, और उसमें जो जो कलर भरना है ना, वो कलर भी आपको खुद से बनाना होता है। ऐसा folk art का कहना है। फोक आर्ट का यही बात है। दैट इज़ वाई क्रिएटिंग फोक आर्ट इज़ वेरी इनरिचिंग एक्सपीरियंस। इसीलिए ये जो फोक आर्ट है ना, बहुत इनरिचिंग एक्सपीरियंस है भाई। इनरिचिंग एक्सपीरियंस जानते हो, बहुत ये जो अनुभव, कैसा अनुभव, बहुत समृद्ध एक्सपीरियंस। बहुत मतलब ऐसी सोच, ऐसा ग्रेट, ऐसा रिच थॉट होता है, ऐसा कोई मामूली इंसान नहीं सोच पाता है। उसकी सोच बड़ी, आप कह सकते हो महंगी मतलब ऐसा नहीं, एनरिचिंग, बहुत, इसको हिंदी बोलेंगे समृद्ध एकदम। ऐसा सोच होता है जो कि उसको बहुत नॉलेज होता है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तब तो उसको आइडिया लगेगा इसमें मुझे क्या करना चाहिए, कैसे कलर भरने चाहिए, सब दिमाग से सोचना पड़ता है। दिमाग को कैसा होता है, बहुत ही कैसा इनरिचिंग एक्सपीरियंस इसको बोला गया है। दिस रिचनेस इज़, ये रिचनेस किसको कहा गया, दिमाग की बहुत ज़बरदस्त सोच को। दिस रिचनेस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस ऑफ देयर मीडियम। और ये जो रिचनेस है ना माइंड का, ये क्या रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस, कौन सा मीडियम, उनके किस में क्या मिलाना है, कैसा कलर बनाना है, किसको मिलाने से क्या बनता है, ये सारी चीज़ें वो जिसका माइंड बहुत ही कैसा रहता है, एकदम इनरिचिंग एक्सपीरियंस वाला इंसान रहता है, वही कर पाता है। इन द डेज ऑफ पास्ट सेवरल थिंग्स इन नेचर सच एज सॉइल्स ऑफ डिफरेंट शेड्स, द जूस ऑफ, एक सेकेंड ना, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। यस, ये देखिए कहाँ पे थे हम लोग। The richness reflects choice medium in the days of past, several things in nature such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors। देखो जो उन दिनों क्या था, इन द डेज ऑफ, पहले के दिनों में कुछ चीज़ें, जैसे नेचर की कुछ चीज़ें, जैसे कि देखो मिट्टी, ठीक है, डिफरेंट शेड के, जैसे कहीं पे पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। अभी ऐसा नहीं कि मैं बोली हरी मिट्टी, नीली मिट्टी, ऐसा नहीं, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, थोड़ी ब्राउन मिट्टी, आई बताए, ये मिट्टियों के शेड्स है। तो कलर के लिए ये अलग अलग टाइप की मिट्टियों का ये यूज़ होता था। और प्लांट्स के जूस का, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स कैसे अलग अलग कलर के होते हैं ना, पत्तों का, ट्री बाग, ट्री पेड़ के छिलकों का, पेड़ के जो छिलके हैं ना ब्राउन कलर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई ब्राउन कलर चाहिए
तो ये पेड़ के बाल का यूज़ करते थे। और तो और हाँ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, और यहाँ तक कि बच्चों कोल मतलब कोयला और गाय का गोबर या कोई भी ऐसा काऊ डंग मतलब गोबर, ठीक है, गोबर का भी यूज़ हुआ करता था कलर के लिए। है बात में द डिफरेंट कलर्स, वेरियस टेक्सचर एंड पैटर्न वर यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर। अभी आपको दिखाती हूँ मैं इसका आगे आफ्टर ईयर लिखा रहेगा। तो डिफरेंट कलर से जो नीचे लिखा गया बच्चों, बहुत, और जो टेक्सचर मतलब जो बनावट है कलर का, कलर अलग अलग टाइप के कलर और इसके जो बनावट है, जो पैटर्न है, सालों साल कई सालों बाद भी ये सब यूज़ होता गया। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन चला ना ये। रुकिए, हम अभी आगे देखते हैं क्या लिखा है। यस, आफ्टर ईयर, ओके, लैंडिंग अ सिंप्लिसिटी टू द आर्ट। और हमारे ये आर्ट को ना समझ लो उधार में मिला, ये सारी चीज़ें ऐसे मिल गया इनको, ये सब चीज़ सबका देख के। When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. हम जब देखते हैं ना ऐसे पिक्चर्स को, तो हम महसूस करते हैं कि एक पिक्चर, ठीक है, ड्रॉन दिस वे, ये जो पिक्चर है ना, चाहे जैसे भी बनाया जाए, चाहे इस तरीके से बनाया जाए, चाहे दूसरे तरीके से बनाया जाए, लेकिन इक्वली दोनों ही बराबर ब्यूटीफुल लगते हैं। मतलब देखो, अगर इस गोंड आर्ट के स्टाइल में अलग अलग और भी अलग अलग आर्टिस्ट रहेंगे ना, तो जैसे भी बनाए वो सब अच्छे ही दिखते हैं। वॉट अ डीप थॉट दिस आर्ट कॉन्वेज एंड सो इजीली। ये सब जो आर्ट है ना, ये जो इस टाइप की जो ड्राइंग होती है ना बच्चों, बहुत बहुत डीप थॉट वाली होती हैं। आई बस में बहुत बहुत ईजिली बहुत अपनी डीप थॉट को कह डालती हैं। इन द गोंड स्टाइल ऑफ आर्ट we see that the outline may vary VARY मतलब different, okay, differ. In the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist. यहाँ तक देखो, पहले गोंड आर्ट के स्टाइल में हम देखते हैं कि एक जो द आउटलाइन, हाँ, किसी भी आर्ट का आउटलाइन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, वेरी, ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, अ लिटिल डिफरेंट हो सकता है थोड़ा। एक कलाकार ने कैसा बनाया, दूसरा ने कैसा बनाया, थोड़ा उससे डिफरेंट हो सकता है। बट द डिज़ाइंस दैट फिल इन मेक द होल पिक्चर लुक लाइवली एंड अट्रैक्टिव। और जो डिज़ाइन, बट जो इनकी जो डिज़ाइन होती है, जो अंदर की जो फिलिंग की जाती है कलर से, वो पिक बहुत मतलब लाइवली है, एकदम जैसे लाइफ हो उसमें, बहुत अच्छा जीवंत दिखता है और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। The designs include simple texture achieved using dots, straight lines, dotted lines, curved shapes and circles. और इनकी कैसे डिज़ाइन होती है, इस डिज़ाइन में क्या इंक्लूड किया गया रहता है, सिंपल टेक्सचर, बनावट, सिंपल बनावट होता है, साधारण बनावट होता है। और जो अचीव्ड, जो कहाँ से अचीव की गई हैं, यूजिंग क्या 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 यूज़ करके, डॉट, स्ट्रेट लाइन्स, डॉटेड, यही सब चीज़ें, कर्व लाइन, और ये सब जो है ना, ये सब ज्योमेट्रिकल शेप जो आपको बताया, वो सब यूज़ करके ये आर्ट में ड्राइंग बनाई जाती थी और अभी भी बनाई जाती है। स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द चॉइस ऑफ वेरियस कलर्स सो दैट द टोटल इफेक्ट इज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। अच्छा बच्चों, एक स्पेशल अटेंशन, ध्यान देने वाली बात ये है, देखो, स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द चॉइस ऑफ वेरियस कलर्स। सबसे बड़ी बात क्या है ना, इनकी जो चॉइस है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो चॉइस है ना, बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। बहुत अच्छे से ध्यान देकर ये चॉइस करते हैं कलर का, जो भी कलर वेरियस डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ होता है ना, बहुत ध्यान से यूज़ किया जाता है, सो दैट द टोटल इफेक्ट इज़ अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। ताकि पूरा इफेक्ट जो बनने के बाद जो है ना, एकदम उसका जो इफेक्ट है एकदम अमेजिंग हो और बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अंडरस्टूड? इन टूडेज एज ऑफ कमर्शलाइजेशन, मतलब बिजनेस की दुनिया, इसका मतलब है बिजनेस की दुनिया। आज के बिजनेस की दुनिया में क्या है, मेनी मैन हैव टेकन अप गोंड आर्ट। बहुत सारे आदमी लोग ने गोंड आर्ट को अपना लिया है, ले लिया है, ठीक है। बट द रूट्स ऑफ फोक आर्ट प्रोबेबली लाई इन विमेंस डेली
chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking in their leisure time activities. leisure मतलब फ्री फुर्सत का पल। तो देखो बच्चों, हाँ, तो क्या कहा जा रहा है कि आज के युग में, आज की दुनिया में, आजकल जो है बिजनेस की दुनिया में लोगों ने गोंड आर्ट में पार्ट लिया है, ठीक है। लेकिन जो इसका जो फॉक आर्ट का जो रूट है ना, शायद से विमेन के डेली काम में, डेली वर्क जो है, चोर्स मतलब जो काम है, कामकाज, डेली काम में, जैसे कि क्लीनिंग करना और घर को सजाना और नेचुरल, देखो जैसे कि खाना बना रहे हैं तो खाना में कलरफुल खाना बना देना, ये सारे कामों में, कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, शायद से ये एकदम से जीवंत है, मतलब ये अभी एकदम स्थिर है, ये पाया जा रहा है, विमेन के वर्क में पाया जा रहा है। चाहे उनकी क्लीनिंग ले लो, चाहे कुकिंग ले लो, वो खाने को भी बनाएंगी तो सोचेंगी कि इस अगर सब्ज़ी है तो सोचेंगी कि खूब अच्छा सा एकदम कलरफुल हो, अगर मान लीजिए पालक पनीर है तो उसको ग्रीन बनाना चाहेंगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, हमारा जो ये इस आर्ट की जो बात चल रही है, ये स्पेशली अभी देखा जाए तो वीमेन के डेली कामों में आप अच्छे से देख सकते हो, और वो जब फुर्सत के पल की जो एक्टिविटीज़ करती हैं उसमें भी आप देख सकते हो। अंडरस्टूड चिल्ड्रन, आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको दे सकते हो, पसंद नहीं आया है तो कोई बात नहीं बच्चों, उसके लिए सॉरी, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।